चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब कोई भी गुड, कोई भी सर्विस, चाहे वो फिजिकल गुड भी हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हर एक प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स आर टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिस प्रोडक्ट को टच कर कर फील कर कर देखा जा सकता है, उनको अपन क्या कहते हैं? टैंजिबल प्रोडक्ट्स। जैसे कि आपकी बुक, आपका पेन, आपकी टेबल। और इंटैंजिबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जिनको टच कर कर फील कर कर नहीं देखा जा सकता, उन्हें इंटैंजिबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि जो आपकी सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज, रिपेयर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, जिसको टच नहीं किया जा सकता, फिजिकली फेल्ट नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इंटैंजिबल गुड्स कह देते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट हैज अ प्राइस। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है और उस कॉस्ट पे जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस चार्ज करता है। प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड होती है? प्राइस जो होती है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है कि आपकी मार्केट में कितनी डिमांड आई, कितनी सप्लाई आई। जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वो प्राइस मार्केट प्राइस होती है। मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है और जिस प्राइस पे कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है? प्राइस डिसाइड की जाती है प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मार्केटिंग के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। अगर आपको आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है तो आप प्राइस को इंक्रीज नहीं करते, आप अपनी कॉस्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। आप उसी प्राइस पे सामान बेचेंगे बट अपनी कॉस्टिंग को कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज प्रोडक्ट हैज सर्टेन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फैक्शन। हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्रोडक्ट जो है, फीचर्स, हर प्रोडक्ट के फीचर्स अलग अलग हैं, उसकी डिजाइन अलग, क्वालिटी अलग और उसका एक्सपीरियंस अलग। कस्टमर जब आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, तब से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट का एंड ऑफ द यूज करता है, तब से उसको जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस होता है, वो बिकॉज ऑफ इट्स फीचर ही उसको वो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस फील होता है। प्रोडक्ट इज पाइवोटल फॉर बिजनेस। प्रोडक्ट जो होता है वो हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस में सारा कुछ, आपका प्रोडक्शन, आपका परचेजिंग, आपका सेल्स, आपका मार्केटिंग, सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूमता है? प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। हर प्रोडक्ट की लाइफ होती है, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाता है, या तो कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है उसकी जगह पे, या उसी को अपन को री इन्वेंट करना पड़ता है। जैसे कि जो फिक्स लाइन फोन है वो मोबाइल फोन से अब रिप्लेस हो गए। ये अपन ने क्या पढ़ लिए? ये अपन ने देख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्या देखा? दैट इज प्रोडक्ट्स आर टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिस चीजों को टच कर कर फील कर कर देखा जा सकता है, जैसे कि आपकी बुक, पेन, टेबल एक्सेट्रा। और इनटैंजिबल मतलब जिनको अपन फिजिकली फेल्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी जो सर्विसेज होती हैं, रिपेयर सर्विसेज होती हैं, आपकी बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। प्रोडक्ट हैज अ प्राइस। हर प्रोडक्ट की अपनी खुद की कुछ प्राइस, कॉस्ट होती है, फिर प्रोड्यूसर प्राइस चार्ज करता है। जनरली जो प्राइस डिसाइड होती है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है। मार्केट प्राइस क्या होती है? जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है और कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। अगर आपको आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है तो आप वो प्राइस को इंक्रीज नहीं करते, आप कॉस्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? प्रोडक्ट हैज अ फीचर। हर प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है। हर प्रोडक्ट की डिजाइन अलग, क्वालिटी अलग, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जब आपने प्रोडक्ट खरीदा तब से लेकर जब तक आपने उसका एंड ऑफ द यूज किया, तब से क्यूमुलेटिव जो एक्सपीरियंस होता है वो बिकॉज ऑफ इट्स फीचर। प्रोडक्ट इज पाइवोटल फॉर बिजनेस। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज, उसका प्रोडक्शन, उसके परचेजिंग, उसका सेल्स, मार्केटिंग, सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूमता है? प्रोडक्ट के इर्द गिर्द ही घूमता है। एंड प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है जिसके बाद उसको कोई और प्रोडक्ट या तो रिप्लेस कर लेता है, उसी प्रोडक्ट को अपन को क्या करना पड़ता है? री इन्वेंट करना पड़ता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए अपन ने प्रोडक्ट के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा आपने?
First, products are tangible, intangible. Product has a price. Product has a feature which delivers satisfaction. Product is pivotal for business and product has a useful life. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पीएलसी। पीएलसी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे हम इंसानों की लाइफ साइकिल होती है वैसे प्रोडक्ट की भी स्टेजेस होती हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, देन डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आया तो उसकी सेल्स कम होंगी। इंट्रोडक्शन स्टेज में लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स कम, डिमांड कम, कंपटीशन कम, पर आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा। ग्रोथ स्टेज में अब धीरे धीरे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने लगे हैं तो आपके प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा, डिमांड ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा और प्राइस कम हो जाएगी। मेच्योरिटी स्टेज में अब आपका इतना स्टिफ कंपटीशन हो चुका है कि आप आगे ग्रो करने का नहीं सोचोगे, आप वहां पे स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड डिक्लाइन स्टेज कि किसी और प्रोडक्ट ने आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया तो आपका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज में जाना शुरू कर देगा, तो वहां आप सर्वाइवल की कोशिश करेंगे। तो पीएलसी का कर्व कैसा शेप का होता है? एच शेप का पीएलसी का कर्व होता है। क्यों हमें पीएलसी को एनालाइज करना चाहिए? ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरे प्रोडक्ट की क्या स्टेज है इन द पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर इंट्रोडक्टरी ग्रोथ स्टेज में है तो आपको एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी काम में लेनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस मेच्योर स्टेज में है तो दैट इज अ सोर्स ऑफ कैश, वहां से पैसा निकालो, कहीं और पैसा डाल दो। और अगर आप डिक्लाइन वाले बिजनेस में हो तो धीरे धीरे से पैसा निकालना शुरू कर दो। नेक्स्ट कंसेप्ट अपन देखेंगे दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है अपन, ताकि उनका जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, किस सीक्वेंस में काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, वो अपन इंप्रूव कर सके और मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। वैल्यू चेन एनालिसिस सब तरीके का बिजनेस काम में ले सकता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो मल्टीनेशनल बिजनेस हो, हर बिजनेस ये काम में ले सकता है। हर बिजनेस का काम करने का तरीका, प्रोसीजर्स, ड्यूटीज सबकी अलग अलग होती हैं, सबके प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस में अपन एग्जामिन करते हैं हर एक एक्टिविटी को, तो ये पता चलता है कि किसको मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं जहां मुझे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन से आते हैं? पहला था इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड मतलब अंदर आना। तो पहले हम रॉ मटेरियल को रिसीव करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनपुट्स को टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मटेरियल हैंडलिंग चाहिए, स्टॉक कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन मुझे चाहिए। देन ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? आप इनपुट को किस में कन्वर्ट करते हो? आउटपुट में कन्वर्ट करते हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। उसके लिए आपको मशीन चाहिए, असेंबली चाहिए, पैकिंग चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, एक्सेट्रा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, बाहर निकलना, तो पहले कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिनिश गुड्स टू द कस्टमर्स। और अगर सर्विस है तो उसके लिए फिक्स्ड लोकेशन होगी, वहां कस्टमर को आकर वो सर्विसेज को अवेल करना पड़ेगा। मार्केटिंग एंड सेल्स, जहां कंज्यूमर को अवेयर बताया जाता है कि आप, हमारा ये सामान है, आप इसको खरीद सकते हैं, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, सेलिंग, एक्सेट्रा। सर्विसेज। सर्विस मतलब उसी प्रोडक्ट की और लाइफ को इंप्रूव, इनहेंस करने के लिए जो भी आप करते हो उसे क्या कहते हैं? सर्विसेज। जैसे इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग एंड स्पेयर्स। तो आपने प्राइमरी एक्टिविटीज 5 कर ली। कौन सी? पहला क्या था? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड मतलब अंदर आना, तो रॉ मटेरियल को पहले रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनपुट्स टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके लिए क्या क्या चाहिए? मटेरियल हैंडलिंग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वेयरहाउसिंग चाहिए। सेकंड ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसके लिए मशीन चाहिए, असेंबली, पैकेजिंग, एक्सेट्रा। देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की पहले कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिनिश गुड्स टू द कस्टमर्स, तो उसके लिए मुझे मटेरियल हैंडलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और अगर सर्विसेज हैं तो उसके लिए एक फिक्स लोकेशन होती है, वहां जाकर कस्टमर अपनी सर्विसेज को अवेल कर सकता है। देन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब कस्टमर को अवेयर करवाया जाता है अबाउट योर प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन एंड सर्विसेज। उस प्रोडक्ट की लाइफ को एनहांस और ज्यादा मेंटेन करने के लिए जो भी आप करते हो उसे सर्विसेज कहते हो, जैसे इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, एक्सेट्रा। फिर आती हैं सपोर्टिव एक्टिविटीज। पहला है प्रोक्योरमेंट।
जो भी प्राइमरी एक्टिविटी को इनपुट चाहिए वो सब खरीदना, एक्वायर करना इज कॉल्ड द प्रोक्योरमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हर स्टेप पे टेक्नोलॉजी चाहिए। प्रोडक्ट अगर बना रहे हो तो उसे डिजाइन से रिलेटेड, प्रोसेस कर रहे हो तो प्रोसेस डेवलपमेंट से रिलेटेड, और रॉ मटेरियल को इंप्रूवमेंट से रिलेटेड भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए रहती है। ह्यूमन रिसोर्स जो सारी प्राइमरी एक्टिविटी को ट्रांजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किस तरीके से ये काम किया जाएगा। यहाँ सारी एक्टिविटीज होती हैं लाइक रिक्रूटमेंट, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिवॉर्डिंग पीपल एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग, उसका फाइनेंस, उसकी क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन का कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा रूटीन है, कैसा कल्चर है, ये सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्टिव एक्टिविटीज कौन सी हुई बच्चों? पहला क्या था? प्रोक्योरमेंट, कि प्राइमरी एक्टिविटीज को जो भी इनपुट चाहिए वो सब प्रोक्योर करना, एक्वायर करना। टेक्नोलॉजी, हर जगह टेक्नोलॉजी चाहिए। प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड, प्रोसेस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड एंड रॉ मटेरियल इंप्रूवमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स जो ट्रांजेंट, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट करता है सारी प्राइमरी एक्टिविटीज को, वहां ट्रेनिंग, उनका मैनेजिंग, उनकी डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपकी प्लानिंग, आपका फाइनेंस, आपकी क्वालिटी कंट्रोल, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, रूटीन, ये सब डिसाइड होगा। देन अपन ने पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल तो ऑलरेडी पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे दैट इज अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, ये अपन दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कैसे देखेंगे? उसके लिए अपन देखेंगे ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री, क्या वो फ्यूचर में वायबल है या नहीं है। क्या अभी कंपटीशन इतना है क्या कि वो मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट करने दे रहा है या नहीं दे रहा। फ्यूचर में आने वाले टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा या वीक होगा। क्या इंडस्ट्री का प्रॉफिट, अभी जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो मेरे फेवर में है या अगेंस्ट में है। क्या अगर इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है तो कंपनी अपने आप को डिफेंड कर पा रही है या नहीं कर पा रही, कितना रिस्क, कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स है, मेरी पोजीशन कैसी है, ज्यादा स्ट्रांग होगी या वीक होगी आने वाले टाइम पे। वेदर कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन, अपन ने ये सब पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए अपन ने इसके डिटर्मिनेंट्स इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज करने के लिए। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री फ्यूचर में वायबल रहेगी या नहीं रहेगी। अभी कंपटीशन सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट करने दे रहा है या नहीं दे रहा, या फ्यूचर में आने वाले टाइम पे कंपटीशन और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जो ड्राइविंग फोर्सेस है वो मेरे फेवर में है या अगेंस्ट में है। अगर इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है तो मैं अपने आप को डिफेंड कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही, कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, मेरी पोजीशन क्या है, आने वाले टाइम पे वो पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग होगी या वीक होगी। नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री को आप अट्रैक्टिव कब कहोगे? जब उसका प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा हो। अनअट्रैक्टिव कब कहोगे? जब उसका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से कम हो। बट ये सही तरीका नहीं है इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव कहने का। अट्रैक्टिवनेस एक रिलेटिव टर्म है। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए तो वही इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव, वही इंडस्ट्री अट्रैक्टिव हो सकती है, और जो वीकर ऑर्गेनाइजेशंस है उसके लिए वही इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव हो सकती है। तो किसी भी इंडस्ट्री को आप अट्रैक्टिव कब कहोगे? जब जो करंट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन को और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो और सेल्स बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं एडिशनल फैसिलिटीज के अंदर, तो वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। और उस इंडस्ट्री को अनअट्रैक्टिव आप कब कहोगे? जब जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो छोटी कंपनीज को खरीद रहे हैं और वो धीरे धीरे अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि वो इंडस्ट्री कैसी है? अनअट्रैक्टिव है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अपन देखेंगे एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व को लर्निंग कर्व भी बोला जाता है। जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर एक्सपीरियंस कर्व होता है तो आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का अपन को बेनिफिट मिल सकता है। वी लर्न एज वी ग्रो, वी लर्न एज वी ग्रो, जितना ज्यादा जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारी ग्रोथ और ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। एक्सपीरियंस कर्व के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। क्या क्या? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है वैसे वैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर एक्सपीरियंस है तो एक एंट्री बैरियर हो सकता है, एक्सपीरियंस कर्व है तो एंट्री बैरियर हो सकता है। और लार्ज और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये एक्सपीरियंस कर्व का डायग्राम है।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है एक्सपीरियंस कर्व का अंडरस्टैंड करना कि एक्सपीरियंस कर्व एक एंट्री बैरियर हो सकता है, उससे आप अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हो और कंपटीशन को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे दैट इज वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को आप दे रहे हैं वो ज्यादा वर्थ, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ प्रोवाइड करवाना, उसे क्या कहते हैं, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू को आप कैसे मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड उसकी परफॉर्मेंस। कैसे कैसे मेजर कर सकते हो वैल्यू को, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड उसकी परफॉर्मेंस। वापस बताओ, वैल्यू को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं अपन, फीचर्स, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, जिसके लिए कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार। कस्टमर उसको उसकी वजह से कितनी वैल्यू, कितनी वर्थ मिल रही है। जैसे कि एग्जाम्पल, फर्म की कॉस्ट आ रही है 10 रुपए और वो बेच रहा है 15 में, तो 5 रुपए तो फर्म का प्रॉफिट हो गया, पर कस्टमर उसके लिए 20 रुपए तक देने के लिए तैयार था, तो ये उसकी वैल्यू हो गई, ये कंज्यूमर का सरप्लस हो गया कि व्हाट यू वांट टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे। आजकल बिजनेसेस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कस्टमर को देने में फोकस नहीं करते, जबकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी ज्यादा वर्थ, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कॉस्ट क्या आ रही है उसकी, आप क्या प्राइस चार्ज कर रहे हो, और कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से कितनी वैल्यू, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वैल्यू मतलब यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट को यूज में लेने से मुझे कितनी यूटिलिटी, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वैल्यू प्राइस से अलग होती है, यूटिलिटी अलग होती है प्राइस से। प्राइस मतलब जो पे कर रहे हो, यूटिलिटी मतलब मैं उसके लिए कितना देने के लिए तैयार थी। माइकल पोर्टर कहते हैं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है तो आप दो स्ट्रैटेजीज पे वर्क कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। डिफरेंशिएशन मतलब मैं यूनिक फीचर के साथ सामान सेल आउट कर रही हूं, तो उसके लिए मैं प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकती हूँ, तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। एंड कॉस्ट लीडरशिप मतलब आप सबसे सस्ता सामान बेच रहे हैं, तो उससे आपको प्रॉफिट अर्न हो सकता है। वैल्यू चेन एनालिसिस एक्टिविटीज की हेल्प से भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज। वैल्यू मतलब कंज्यूमर उसके लिए कितना रुपए तक देने के लिए तैयार है, जितना ज्यादा, जितना आप चार्ज कर रहे हो और वो जितना देने के लिए तैयार, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज एक्चुअली कंज्यूमर को उसकी वजह से कितनी वर्थ और कितनी वैल्यू मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे दैट इज मार्केट एंड कस्टमर। मार्केट इज अ प्लेस फॉर इंटरेस्टेड, मार्केट मतलब जब बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज, उसे क्या कहते हैं, मार्केट। मार्केट फिजिकल भी हो सकता है जहां डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, वर्चुअल भी हो सकता है जो ऑनलाइन हो गया, मार्केट स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, मार्केट जहां बहुत सारे लोग सेम सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट हो गया, ग्लोबल ऑयल मार्केट हो गया। मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट क्या बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है ताकि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ सकें। मार्केटिंग में ऑपरेशन तो हो गई, प्लस रिसर्च होती है, फिर डिजाइनिंग होती है प्रोडक्ट की, फिर प्राइसिंग, फिर प्रमोशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, पहले रिसर्च, फिर उसके प्रोडक्ट की डिजाइन करते हैं, फिर उसको प्राइस करते हैं, फिर प्रमोशन करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट। वापस बोलो, क्या क्या इंक्लूडेड होता है मार्केटिंग में, पहले रिसर्च करते हैं, फिर उसकी डिजाइनिंग करते हैं, फिर उसकी प्राइसिंग करते हैं, फिर उसका प्रमोशन करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बेसिकली मार्केटिंग में 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अलग अलग तरीके की मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं जो कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उनको सेटिस्फाई कराया जाता है। मेन एम क्या होता है मार्केटिंग का, कि कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप को डेवलप करना और उसी को मेंटेन करना, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट है तो वहां किस पे फोकस किया जाएगा, क्वालिटी पे, परफॉर्मेंस पे, डिजाइन पे और फीचर्स पे। अगर प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट है तो वहां लो प्राइस पे फोकस किया जाएगा, और अगर सेल्स ओरिएंटेड मार्केट है तो वहां पे आप पैसा खर्च करोगे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन पे, और अगर कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है तो वहां कस्टमर की नीड्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 4 तरीके के मार्केट हो सकते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके परफॉर्मेंस, उसके डिजाइन, उसके फीचर्स की बात करोगे। प्रोडक्शन में कम कॉस्ट की बात करोगे। सेल्स में आप कस्टमर को ज्यादा सामान बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन करोगे। और कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट में क्या करोगे कि कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट में कस्टमर की नीड्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। कस्टमर, कस्टमर कौन होता है, जो हमसे सामान खरीदता है और वो हमें रेवेन्यू देता है, इसलिए बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। क्या कस्टमर कंज्यूमर सेम है, नहीं, अलग अलग होते हैं। कस्टमर तो जो सामान खरीदता है और कंज्यूमर जो फाइनली कंज्यूम करता है।
अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो कस्टमर उसी डिमांड को रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी पेरेंट्स खरीदते हैं बट यूज सब लोग लेते हैं, घर के जितने भी लोग होते हैं, तो वो कंज्यूमर हो गया आपका। कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी, लाइक डेमोग्राफिक, एज, रेस, जेंडर, एथनिसिटी एक्सेट्रा। कस्टमर को एनालाइज करना कि कौन मेरे टारगेट क्लाइंट्स हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं और कैसे उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। Customer analysis includes the administration of customer survey, study of consumer data, evolution of market positioning strategies, development of customer profiles. Customer profile मतलब उसके demographic customer की, उसको understand करना, and best market segmentation को आप क्या करते हो यहाँ पे choose करते हो। कस्टमर बिहेवियर मतलब वो सामान कैसे खरीदता है, उसकी कितनी शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी है, कौन से प्रोडक्ट को वो प्रिफर करता है, उन चीजों को अंडरस्टैंड करना ताकि उनको बेटर तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सके और आपके मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स जो है सक्सेसफुल हो सके। कंज्यूमर का बिहेवियर इन सारी चीजों की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। पहला क्या है आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, लाइक एडवर्टाइजमेंट्स, पीयर रिकमेंडेशन, सोशल नॉर्म्स का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस पे। कौन सा प्रोडक्ट है, कस्टमर की क्या जरूरत है और कौन सा प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई कर सकता है, इस पे फोकस किया जा सकता है कि क्या एफर्ट्स लगा रहे हो, और एनवायरमेंटल एलिमेंट्स क्या हैं जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। इंटरनल इन्फ्लुएंस मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कंज्यूमर का मोटिवेशन और एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। डिसीजन मेकिंग, रैशनल कंज्यूमर के पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी फिर वो डिसीजन लेगा हर प्रोडक्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हुए। डिसीजन के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो कि मेरी कौन सी जरूरत फुलफिल नहीं हुई, उसके लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, हर ऑल्टरनेटिव का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फिर उसके बेसिस पे आप फाइनल चॉइस करते हो। डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो अगर आप महंगा सामान खरीदते हो तो वहां पे तो ये स्टेप्स काम में लेते हो, और आइसक्रीम खरीदते हो तो वहां पे आप ये स्टेप काम में नहीं लोगे। एंड लास्ट है आपका पोस्ट डिसीजन प्रोसेस। पोस्ट डिसीजन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि अगर सामान खरीद लिया उसके बाद उसका मेरे को कितना क्या रिजल्ट मिला, उसका आउटकम क्या, उसका सेटिस्फैक्शन कितना मिला। अगर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो खुद भी रिपीट करेगा और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा कि अपन को वो सामान खरीदना चाहिए, और अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो खुद भी नहीं खरीदेगा और किसी और को रिकमेंड भी नहीं खरीदेगा। तो कस्टमर का बिहेवियर किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। यहां पर देखते हैं किस बेसिस पे अपन को क्राइटेरिया क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, और उस एडवांटेज को अपन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माइकल पोर्टर ने कॉम्पिटिटिव फोर्सेस बताए हैं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है, एनालाइज करते हो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को, कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उनकी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हो, उनको आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड करते हो, उनका विजन, उनका मिशन, उनका पर्पस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, ताकि उसी के अकॉर्डिंग अपन अपनी स्ट्रैटेजी को बना सके। क्या स्टेप्स होते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के? फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करो कौन कॉम्पिटिटर है, उनका क्या मार्केट शेयर है। इसमें किस क्वेश्चन का आंसर किया जाता है, हु आर दी कॉम्पिटिटर्स एंड वो कितने बिग हैं। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, मार्केट रिसर्च ये सब देखो, और इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि उनके क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विसेज हैं। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या सामान अच्छा है, कौन सी मार्केटिंग टेक्निक वो काम में ले रहे हैं, कस्टमर उन्हीं से उनका बिजनेस, कस्टमर उन्हीं से सामान क्यों खरीद रहा है। ये सब चीजें अपन यहाँ पे देखते हैं। मतलब बेसिकली अपन को क्या क्या क्वेश्चन के आंसर मिले, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनको क्या कॉस्ट प्राइस एडवांटेज मिल रहा है, वो अगला क्या करने वाले हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना अच्छा है, और उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जनरली अगर कोई बंदा खुश है या बहुत किसी से परेशान है तो उसके बारे में वो रिव्यूज रिपोर्ट जरूर देता है, तो वहां से अपन को ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं। एंड लास्ट क्या है, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। आपने जितना भी इकट्ठा किया वो सब एक जगह पे इकट्ठा करो, पता चल जाएगा कि मैं उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे अपने आप को और कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये 5 स्टेप्स थे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के। पहला आइडेंटिफाई करते हैं कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है, उनके क्या प्रोडक्ट क्या सर्विसेज हैं, वो क्या ऑफर कर रहे हैं, देन उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर ये देखते हैं कि मुझे अपने आप को और कहाँ इंप्रूव करना है और उसकी कमियों को मैं कैसे एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ।
लास्ट टॉपिक है दैट इज की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। अगर आपको इंडस्ट्री में ग्रोथ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से सक्सेस मिल सकती है, कौन सी स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स, कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन सी रिसोर्स, कौन सी कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटीज, बिजनेस का आउटकम जिससे मेरी सक्सेस हो सकती है और फेलियर हो सकती है। की सक्सेस फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करनी है तो की सक्सेस फैक्टर्स प्री रिक्विजिट होते हैं, ये रूल्स होते हैं। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। हर एक इंडस्ट्री के खुद के की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करो तो उसका ज्योग्राफिक कवरेज, उसके कॉल चार्जेस, एरिया ऑफ रोमिंग फैसिलिटी है उसके की सक्सेस फैक्टर्स है। की सक्सेस फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं ताकि मुझे पता चल सके किसको तो मुझे अटेंशन देना है और किसको मुझे अटेंशन नहीं देना है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि कौन से की सक्सेस फैक्टर्स हैं। कस्टमर किस बेसिस पे कंपीटिंग ब्रांड्स में से चूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शर्ट खरीदने गई तो कस्टमर अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड का शर्ट खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है? क्या उसका कलर अच्छा है, क्या उसका टेक्सचर अच्छा है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या अच्छा है? उसके पास ऐसी कौन सी रिसोर्स, कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए वो क्या कर रहा है। की सक्सेस फैक्टर्स आप क्यों आइडेंटिफाई करते हो, उसका एम क्या होता है कि ये पता चल सके क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें कम इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अपीयरल, कपड़े की बात करो तो वहां डिजाइन, कलर, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक इंडस्ट्री के अपने खुद के की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। आपको अगर वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी कैपेबिलिटीज उन की सक्सेस फैक्टर्स के टुवर्ड्स ही फोकस कर देते हैं ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।